बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम और बखैर आफियत रखे, आमीन। आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और अगर मुमकिन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स का फर्दन जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। मेरा आज का व्लॉग पीटीआई के नाम। क्यों? एक ऐसी खबर है कि जिस पर मुझे आपसे बात करना ज़रूरी समझा मैंने। वो ये है कि पीटीआई की क़यादत एक नए शख्स को सौंप दी गई। बैरिस्टर गौहर अली खान तो आपको पता है कि नाहल हो गए क़यादत के लिए, इलेक्शन से नहीं, क्योंकि जिस उसके नतीजे में इमरान साहब ने उनको चेयरमैन पीटीआई बनाया था, तो वो इलेक्शन जो है उसको नल एंड वैड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया उस इलेक्शन के रिजल्ट्स को। तो उसलिए उस इलेक्शन के नतीजे में क्योंकि ये मुंतखब हुए थे, तो ये भी अपनी चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे और पीटीआई को अपने बल्ले के निशान से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बारे में मैं कल ही एक वीडियो पेश कर चुका हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन आज जो मौजू था वो इससे मुझे आपके साथ बात करना पड़ी कि जिस शख्स को पीटीआई का अभी चार्ज दिया गया है, उनको पीटीआई की क़यादत दी गई है, वो इंतहाई मुतराज़ शख्सियत है। एक कातिल, जानी का बाप, और ख़ुद भी उसके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। मैं इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बेटा है उसके ऊपर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं और उसको सज़ा मौत हो चुकी है। मेरा इशारा सहाफ़ी अयाज मीर की तरफ है। इंतहाई मुतराज़ शख्सियत हैं, सहाफ़त उनका पेशा है, लेकिन करैक्टर के लिहाज से और अपने प्रोफेशनल अमूर के लिहाज से इंतहाई मुतनाज़े हैं। उनके ऊपर भी कुछ अर्सा पहले उनकी एक घरेलू ज़ाती मुलाजमा ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो उनसे जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात उस पर लगाए गए थे। अब उनमें कितनी सदाकत है, कितना सच है, कितना झूठ है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि गालिबन ये केसेस कोर्ट्स में हैं। उसके बाद वो एक बड़े टीवी चैनल पर जब अपना प्रोग्राम करके बाहर निकले, तो उस वक्त भी उनको बाहर रोककर कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को रोककर उनको थप्पड़ मारे और उनको वार्निंग दी कि अपने आप को दुरुस्त कर लो। और उसके बाद उनका बेटा गालिबन शोएब अमीर उनका नाम है, उन्होंने अपनी बीवी को तैश में आकर अपनी खूबसूरत और नौजवान बीवी को कत्ल कर दिया। उसका केस अदालत में चलता रहा और अदलिया ने उनको सज़ाए मौत दी है, और जिसके खिलाफ अब वो केस अयाज मीर साहब ने अपील की हुई है। तो ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी की क़यादत देना मुझे समझ में नहीं आता। क्या उनके पास और कोई साफ सुथरे किरदार के लोग नहीं थे? यकीनन है। उनकी एक मिसाल अली मोहम्मद खान साहब हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान साहब किसी ऐसे शख्स को क़यादत देना ही नहीं चाहते कि जिसका कद काट सियासत में कुछ हैसियत रखता हो, क्योंकि उसके बाद उनके लिए अपनी ज़ात के लिए उनको ख़तरा महसूस होता है कि कहीं वो पार्टी की क़यादत मुस्तकिल तौर पर उसके कब्जे में ना चली जाए। यही एक वजह हो सकती है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ऐसे कमज़ोर लोगों को क़यादत दे रहे हैं कि जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो। अब अली मोहम्मद खान तो माशाल्लाह एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं और लोगों में वो अपनी शराफत और दयानत की वजह से पॉपुलर भी हैं। इस तरह के और भी कई लोग हैं जो पीटीआई में हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो उन अच्छे लोगों में से किसी को क़यादत सौंपी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी खबर इमरान खान के बारे में ये है कि वो गालिबन पाकिस्तान से उड़ने के लिए पर तोड़ रहे हैं। अगरचे उनके वोकरा तो हर रोज़ ये पैगाम लेके आ जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं ज़िंदा ना रहूं ना रहूं, कोई मसला नहीं, लेकर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा अपनी मुल्क को कौम पर, मगर मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। सुनने में ये आ रहा है कि मुल्क से बाहर जाने के लिए उनकी कोशिशें शुरू की जा रही हैं, और उसमें उनकी साबका बीवी जुमैमा खान का हाथ है। जुमैमा खान तो नहीं, अब तो जुमैमा गोल्डस्मिथ कहा जा सकता है उसको, जुमैमा खान तो हम क्यों कहें। और वो बैनुल-अक़वामी तौर पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ से वोकला इकट्ठे कर रही हैं, और उनकी बहुत बड़ी तादाद 30 या 40 वोकला इकट्ठे करके
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका केस लड़ने की जा रही है इमरान साहब का, क्योंकि पाकिस्तान की वो अदालतें जो इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे हैं उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। ये बात नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की अदलिया उनको रिलीफ पर रिलीफ दे रही है, हत्ता कि सैफर जैसे अहम केस से भी उनको केस में भी उनकी जमानत हो गई है, लेकिन उनको अदलिया पर उनको फिर भी एतबार नहीं है। और इस रिलीफ के बाद इमरान साहब के अपने वकील भी कह रहे हैं कि हमें अदलिया पर एतबार नहीं है, अदलिया बायस है, गैर जानबदार नहीं है। क्या कहने हैं तुम्हारे बातों के? मेरा असल मौजूद कुछ और, तो बरसबील तक इसका जिक्र कर दिया मैंने इन चीज़ों का। ये इनकी डिटेल में बाद में बात होगी जब इनकी तफसीलात कुछ सामने आएगी। और अमेरिका बहादुर भी, जिनके बारे में इमरान साहब कहते हैं कि उनकी जान का दुश्मन है, वो भी उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। उस सिलसिले में जनरल आसिम मुनीर साहब जब अमेरिका गए थे तो उसके ऊपर उनसे बात हुई थी, मगर उन्होंने कहा कि केस अदालतों में, इससे मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, तो उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। अब पीटीआई वाले ये कहेंगे कि अदलिया वो अमेरिका इसलिए इमरान साहब को निकाल के अपने पास ले जाना चाहता है कि वो अपने दुश्मन को अपने सामने रखे। ये एक तो जी हो सकती है, इसके अलावा तो और कोई नहीं। खबर यह है फ़लस्तीन की कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इसराइल ने शदीद बमबारी किया और उसमें 2000 पाउंड के बम बरसाए गए। और ये 2000 पाउंड वज़नी बम वर्ल्ड वार 2 के बाद आज तक किसी जंग में नहीं बरसाए गए, किसी जंग में किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं है जो फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि फ़लस्तीनी नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल और आलमी बिरादरों को और कितने बच्चों और औरतों की लाशें चाहिए। हमास का नाम लेकर मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और बच्चों को हलाक किया जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? दुनिया भर में अवाम एजिटेशन कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। अभी हाल ही में यमन के शहर सना में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जिसमें तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की। और 10 लाख की तादाद मगरबी मीडिया ने बताई है। ये पाकिस्तानी तादाद नहीं है कि हर पार्टी जहाँ पर दावा करती है कि हमने 1 मिलियन मार्च करना है और हमने कर लिया, जिसमें 1 लाख लोग भी शामिल नहीं होते। ये मगरबी मीडिया ने दावा किया कि वहाँ पर 10 लाख के करीब लोग थे जिन्होंने इसराइल के साथ सख्त मुजाहरा किया। इसी तरह इसराइल के अपने शहर तल अबीब में भी शदीद मुजाहरे हुए हैं और उनमें 2 दिन पहले एक मुजाहरे में लोगों ने अपने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है कि इसराइल की ये जो जारहियत है, ये मासूम बच्चों का जो कत्ल आम हो रहा है, उसके नतीजे में उन्होंने उससे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया, लेकिन किसी के कान पर जो तक नहीं रही गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में खुलकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि अगर 2 रियासती क़याम के अलावा कोई हल इस मसले का निकाला गया तो उस हल को कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही कोई वो जो है ना पायदार हल होगा। पायदार अमन की खातिर वो कोई हल नहीं होगा। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है और वो है 2 रियासती हल, यानी कि 2 रियासतें कायम की जाएँ, इसराइल और फ़लस्तीन की अलग अलग रियासतें, और जिसमें गारंटी दी जाएगी कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई एग्रेशन नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकी सदर और जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के साथ मुलाकातों में कश्मीर के मसले पर भी बात की और उन्होंने एक नए सिरे से यह मसला उठाया और उन्होंने ये कहा है कि ये जम्मू और कश्मीर को जो भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़िम्म किया है उसको किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। कश्मीर पर पहले पाकिस्तान और इंडिया में 2 जंगें हो रही हैं और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो तीसरी जंग भी हो सकती है और हम उसे गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये धमकी दी है। उसके अलावा सुनने में आया है, जो अब इतलात आ रही है उनके दौरे की, उन्होंने जब पाकिस्तानी सरमायाकारों से वहाँ पर मुलाकात की तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन थी जो जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के लिए दावतनामे लेने की कोशिशें कर रहे थे, मगर क्योंकि जगह बहुत कम थी और वक्त भी कम था तो बहुत ही महदूद तादाद में लोगों को दावतनामे जारी किए गए जिसमें बहुत बड़े बड़े सरमायाकार थे और उन लोगों ने जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया और उनकी जो
معاشی پالیسیاں جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ان میں بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا. لیکن پی ٹی آئی کا سوشل ونگ اس کی اور تصویر پیش کر رہا ہے جو کہ غلط ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر ان کو بھرپور پذیرائی ملی ہے عاصم منیر صاحب کو. اب عمران صاحب کا جو مسئلہ ہے اس پر امریکہ نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ ابھی تک یہ کیس عدلیہ میں ہے، عدالتوں میں ہے، تو ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی رائے نہیں دے سکتے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ان کے فالوورز ہیں کہ کیوں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ بین الاقوامی عدالت انصاف ہوئی عدالت ہے نا، جس نے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کلبھوشن کے سلسلے میں، کلبھوشن جادیو جو امریکہ انڈیا کا جاسوس ہے اس کے سلسلے میں. اور اس وقت عمران صاحب اور ان کی پی ٹی نے بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے دباؤ کے سامنے کلبھوشن کو جو ہے نا وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب وہی دباؤ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں آ رہا ہے اور ان ملکوں کی طرف سے آ رہا ہے جن کو عمران صاحب اپنا دشمن کہتے ہیں. لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ کیا کہ یہ میرے دشمن ہیں اور وہی ممالک اب ان کی رہائی کی کوششیں کر رہی ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر تو عمران صاحب اور کلبھوشن جادیو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نا. اس کے بارے میں کبھی کوئی سوچنے کی کوشش کرے گا؟ پی ٹی کے پیروکاروں سے فالوور سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ ان کی عقلوں کو تو زنگ لگ چکا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے سے ان کے وہ جو ان کی دماغ اور ان کی عقل جو ہے سوچنے سمجھنے سے معذور ہو چکے ہیں. ان کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ عمران صاحب کا ہیولا ہے جو ان کو خوابوں میں نظر آتا رہتا ہے اور ان کو جو تقید کرتے ہیں وہ اسی کے اوپر چل پڑتے ہیں. بہرحال دیکھیں یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے خد و خال سامنے آئیں گے تو اس کے اوپر پھر بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عمران صاحب جو نواز شریف کے اوپر اتنی تنقید کیا کرتے تھے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور حالانکہ وہ ملک سے باہر گئے تھے ان کی اجازت سے گئے تھے، ان کی اپنی پارٹی کے جو ڈاکٹرز تھے، ان کے اپنے حکومت کے، ان کے اپنے جو ہے وہ ٹرسٹ ہے اس کا شوکت خان، اس کے جو ڈاکٹر کا بورڈ تھا اس میں ڈاکٹر جاسمین راشد بھی تھیں جو اس بورڈ کو ہیڈ کر رہی تھی. ان سب نے کہا تھا کہ ان کی حالت شدید خطرناک ہے، بہت خطرناک کریٹیکل سچویشن میں ہے، لہٰذا ان کو علاج کے لیے جانے دیا جائے. تو پھر عمران صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو پھر ان میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اور نگہبان ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.